नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं निशान चतुर्वेदी। चीन के लिए दोस्ती का मतलब मौका परस्ती है। जिस घड़ी भारत चीन के साथ पंचशील की 60 साल पुरानी यादों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त भी चीन भारत से धोखा कर रहा है। एक नहीं, तीन मौकों पर। चीन ने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखाया तो पाक अधिकृत कश्मीर में रेल लाइन बिछाने की योजना बना ली। जमीन पर बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाला चीन पानी पर भी मनमानी कर रहा है। लद्दाख के पेंगोंग झील में चीन भारतीय हिस्से में पूरे दल बल के साथ आधमका। दुश्मनी की कब्र पर पनपी उस दोस्ती की गवाही ये तस्वीर देती है, जो कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। कूटनीति की भाषा में इसे औपचारिकता कहते हैं, जबकि संबंधों के शब्दकोश में भारत की तरफ से इसे दोस्ती कहा जाता है और चीन की तरफ से दादागिरी। अब भला दोस्ती और दादागिरी दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? पंचशील की 60वीं सालगिरह पर भी भारत यही देख रहा है और पूछ भी रहा है। वो देखिए, दिखाना ये चाहते हैं बार बार इनकर्शन करके कि ये हमारा हिस्सा है और उसको वो क्लेम करने के लिए करते हैं, चाहे वो ये पूरे क्षेत्र में। तो इस तरह की ये हरकतें करते रहते हैं और इसको टेंशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। टूटे हुए भरोसे के धागे से बेहतर भविष्य के सपने बुनते हुए हिंदुस्तान ने पंचशील की 60वीं सालगिरह पर चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल चीन भी चला गया, लेकिन दोस्ती की तरफ बढ़े हिंदुस्तानी हाथ ने तीन धोखे खाए। पहले हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे में दिखाया, फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रेलवे ट्रैक बनाना शुरू कर दिया और इसके बाद लद्दाख में फिर से घुसपैठ की कोशिश की। पेंगोंग झील के अपने हिस्से के पानी की लकीर को मिटाते हुए हिंदुस्तानी इलाके में घुसने की कोशिश। जान के बार बार ऐसा करते हैं। जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है और ख़ास करके हमारे कोई लीडर चाइना जाते हैं तो वो कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे कि एम्बैरेसमेंट हो जाए, जिससे कि सबकी तवज्जो खास तौर पे उसके ऊपर जाए। वो एक पॉइंट बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसके बारे में कुछ दिनों बाद पता लगे, कोई उसके ऊपर विवाद ना हो। वो एक पॉइंट बना रहे हैं। वो समझते हैं कि सबको वो मैसेज पहुंच जाना चाहिए। 60 साल पहले भारत और चीन ने शांति के कबूतर उड़ाए थे, पंचशील के नारे दिए थे, लेकिन भारत के भरोसे पर चीन का छल भारी पड़ गया। भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब चीन से उम्मीद जगी हो कि वो धोखेबाजी छोड़कर दोस्ती की राह पर चलेगा। फिर भी भारत ने अपनी कोशिश जारी रखी। 2013 में भी भारत ने चीन के साथ सीमा रक्षा सहयोग संधि की थी, लेकिन उधर फाइलों पर दस्तखत हुए, इधर चीन ने लद्दाख में ही संधि की धज्जियां उड़ा दी। पहले दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा किया, अपने टेंट और बैनर लगाए। इसके बाद भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर फिंगर 8 तक पहुंचाए। सूत्रों के मुताबिक चीन की कोशिश भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, लेकिन सच तो यह है कि चीन की चाल इन छोटे मोटे हथकंडों से आगे की साजिश तक जाती है। 27 जून को ही हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट में तैनात होकर 15 सैनिक पेंगोंग झील में भारतीय हिस्से में घुस आए। बोट पर वो सब रडार और जीपीएस सिस्टम से लैस थे। चीन की सीमा 90 किलोमीटर के एरिया में है, जबकि भारत की 45 किलोमीटर में। भारतीय सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिकों से हुआ। ये सब तब हो रहा है जब चीन में ही भारत शांति की अपील कर रहा हो और चीन कह रहा है ऐसा ही होगा। They agreed that the maintenance of peace and tranquility on the India-China border was important for the relationship to progress from strength to strength. बाद में चीनी सैनिक लौट गए, लेकिन उनकी नीयत की गंदगी शायद ही लौटी है।
2014 का साल भारत और चीन के बीच दोस्ती के साल के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे के भीतर चीन की तीन धोखेबाज हरकतों से साफ हो गया है कि चीन से हाथ मिलाते हुए भी भारत को 4 हाथ की दूरी बनाकर रखना होगा। दिल्ली में मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चाहे इतिहास के पन्नों को पलटिए या भूगोल के नक्शे को देखिए, अरुणाचल प्रदेश को स्वाभाविक रूप से भारत का हिस्सा है। लेकिन जिस वक्त भारत चीन से नए रिश्तों की शुरुआत कर रहा था, उसी वक्त चीन ने अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखा दिया। लद्दाख की पेंगोंग झील के पानी में चीन की मनमानी से पहले अरुणाचल के पहाड़ों पर चीन ने कुछ ऐसा किया कि रिश्ते में दरार आना स्वाभाविक है। जिस वक्त उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीन की दीवार को निहार रहे थे, उसी वक्त यह खबर आई कि चीन ने भारत के खिलाफ नफरत की एक नई दीवार खड़ी कर दी है अरुणाचल प्रदेश के नक्शे पर। चीन ने अपने नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी मिला लिया। कांग्रेस पूछती है कि चीन गए अधिकारी वहां के हुक्मरानों से इस पर कुछ पूछते क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के बीच में कहा करते थे कि चीन और पाकिस्तान से पंगा लेने के लिए और निपटने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। पता नहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी 56 इंच की छाती 5.6 इंच की क्यों हो गई है? इसका जवाब उनको देना चाहिए। पहले आप इस नक्शे को देख लीजिए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने फिर से एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। इतना ही नहीं, चीन ने कश्मीर के अक्साई चिन इलाके को भी अपने नक्शे में रख लिया है। मतलब ये कि नक्शे पर ही सही, चीन ने भारत के हिस्से पर कब्जा कर लिया। आपको यकीन ना हो तो ये देखिए, असल में भारत का नक्शा ऐसा है, लेकिन नए मैप में चीन ने भारत के हिस्से के साथ खिलवाड़ किया और अरुणाचल के साथ साथ कश्मीर के इलाके को भी अपनी सीमा में रख लिया। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि कागज पर नई रेखाएं खींच देने से इतिहास और भूगोल की तस्वीरें नहीं बदल जाती। Cartographic depiction does not change the reality on the ground. The fact that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India has been clearly conveyed to the Chinese authorities on several occasions, including at the very highest level. ये सब उस वक्त हुआ जब भारत और चीन पंचशील के बीते दिनों की यादें ताजा कर रहे हैं। दरअसल चीन की नई हरकत दुनिया के सामने तब आई जब अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली के हवाले से खबर छापी। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली के नक्शे के संपादक ने टिप्पणी की है कि पाठकों को यह सोचने की जरूरत नहीं कि चीन की सीमा को लेकर कोई प्राथमिक या अद्वितीय दावे हैं। मतलब ये कि अब तक अरुणाचल प्रदेश पर सिर्फ अपने दावे करने वाला चीन अब नक्शे की मदद से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने पर उतारू हो गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान में सूरज की अगवानी करता है। एक तरफ अरुणाचल का विवाद तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन का बढ़ता दखल। चीन ने अपने जिजियांग प्रांत के काशनगर शहर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक रेल लाइन बिछाने की तैयारी कर रखी है। चीन के सरकारी अखबार चाइना मेल के मुताबिक 1800 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन पाक अधिकृत कश्मीर, इस्लामाबाद और कराची से होते हुए ग्वादर तक जाएगी। इसके लिए चीन ने रिसर्च भी शुरू कर दी है। चीन जानता है कि भारत के लिए कश्मीर की अहमियत क्या है और कैसे भारत के लिए कश्मीर एक भावुक प्रश्न है। उस जज्बात के दर्द पर वो अक्सर अपनी शातिर चालों की उंगली रख देता है। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
चीन की सारी हरकतें उस वक्त हो रही हैं जब भारत चीन के साथ ही पंचशील की 60वीं सालगिरह मना रहा है। दरअसल चीन के लिए पंचशील कभी भी आदर्श का हिस्सा नहीं रहा। उसके लिए वो कागज पर लिखे गए कुछ शब्द थे जो मायने नहीं रखते हैं, आज भी नहीं। एक ऐसी खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत थी जिसका एहसास जितना मखमली था, उम्मीदें उतनी ही जवान थी। गरीबी के आंगन में आजादी की अंगड़ाई लेने वाले दो देश अपने लिए एक बेहतर कल का सपना देख रहे थे। उस सपने का नाम पंचशील रखा गया। उसी सपने की 60वीं सालगिरह के जलसे में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीन पहुंचे। Panchsheel has deep roots in its Buddhist traditions. In China, Confucius had emphasized harmony in the midst of differences. It is thus evident that Panchsheel emanated from the civilizational matrix of Asia and is Asia's contribution towards building a just and democratic international order. एक सपना अपनी सच्चाई के मुकाम तक पहुंचने से पहले ही बिखर गया। 1962 की लड़ाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को नंगा कर दिया। ये सब जानने से पहले जान लीजिए कि 29 जून 1954 को जब भारत चीन ने पंचशील के सिद्धांत पर दस्तखत किए, तब कौन से 5 नियम तय किए गए थे। पहला ये कि दोनों देश एक दूसरे की सीमा और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा ये कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तीसरा ये कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा ये कि दोनों देश एक दूसरे के फायदे के लिए आपसी सहयोग करेंगे। और आखिरी ये कि दोनों देश एक दूसरे के शांतिपूर्ण वजूद के सहभागी बनेंगे। लेकिन तिब्बत का सवाल भारत चीन के रिश्ते में दीवार बन गया। चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो धर्मगुरु दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान आ गए। इस पर चीन आग बबूला हो गया और भारत के खिलाफ उसका असली रंग सामने आ गया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला शुरू कर दिया। अक्साई चीन और पूर्वोत्तर के नेफा इलाके में चीन सेना भारत की छाती पर चढ़ गई। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 1 महीने तक चली जंग में हजारों सैनिक शहीद हो गए। जंग का नतीजा कुछ और होता अगर भारत चीन की दोस्ती के झांसे में नहीं आता। 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत की 14,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पंचशील का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन डिप्लोमेसी की पिच पर पंचशील का सिद्धांत आज भी आजमाया जाता है और कई जानकार इसके पक्ष में खड़े होते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है और मुझको लगता है कि हमारे रिश्ते चीन के साथ इसी आधार पर बढ़ सकते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर जिसको कि हम पंचशील कहते हैं। इस लिहाज में जब तक कि हमारा जो सीमे का समस्या है उसका हल नहीं निकल आता, तब तक ऐसे व्याख्याएं होना लाजमी है। ये सही है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चीन की गिरगिट जैसी रंग बदलती दोस्ती भारत को बार बार सिखाती है कि दोस्ती रखो तो जरूर, मगर जरा संभल कर। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि चीन एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा दुख का कारण बनता रहा है। सार्क के साथ रिश्ते सुधारने की पहल करते हुए मोदी ने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो छोटे छोटे पड़ोसियों को करीब लाना, दूसरा चीन पर दबाव बनाना। चीन अपने डेरे तंबू डाल करके बैठ गया था, लेकिन अरुणाचल के लोगों की देशभक्ति का जलवा देखिए। वो चाइना की बातों में नहीं आए, चाइना से डरे नहीं, चाइना के दबाव में नहीं आए और जय हिंद का नारा बुलंद करते गए। ऐसी मेरी अरुणाचल की धरती, यहाँ के वीरों को मैं नमन करता हूं।
जब चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के जज्बात को छुआ तो लोगों को अच्छा लगा। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वही चुनौतियां उनके सामने हैं जो मनमोहन सिंह के सामने थी। लेकिन चीन से निपटने के लिए मोदी ने सार्क के पड़ोसियों को चुना। इसी कड़ी में अपनी पहली विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री भूटान गए। हम एक इसलिए नहीं हैं, हमने सीमाएं तोड़ी हैं। हम एकता की अनुभूति इसलिए करते हैं कि हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं। भूटान हो या भारत, हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं, तभी तो हम एकता की अनुभूति करते हैं और इस एकता में ताकत की अनुभूति करते हैं। ये तो मोदी को भी पता है कि चीन अपनी चालों से बाज नहीं आएगा, लेकिन मोदी ने उस भूटान को बढ़ावा दिया जहां चीन इन दिनों भारी निवेश की तैयारी कर रहा है। मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। एक तो भूटान को जोड़ा, दूसरा चीन से दूर किया। और हाँ, भारत की कोशिश चीन की मौजूदा हरकत को ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में भी उठाने की है। पड़ोस में एक शक्तिशाली मुल्क से निपटने के लिए मोदी की रणनीति छोटे छोटे देशों के साथ दोस्ती के संबंधों को बढ़ावा देना है। मोदी के राज में चीन ने नक्शे के हेरफेर से अपनी नीयत का परिचय दे दिया है। अब सवाल है कि मोदी क्या करेंगे। जानकारों का मानना है कि चीन बस डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत को 2 कदम आगे बढ़कर कारोबार डिप्लोमेसी पर चलना चाहिए। आदमी जो उनकी पर्सनालिटी है वो एक झुकने वाले आदमी नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और वो इन आसानी धक्का मारी में वो आसानी से डर नहीं जाएंगे। और उनकी एक कल्पना है, उनकी एक दृष्टि है जो पिछली सरकारों से ज़रा अलग है। तो मेरे ख्याल में कुछ इसमें फ़र्क महसूस होगा, चीन को, देश को भी फ़र्क महसूस होगा। पर हमको उनको एक मौका देना चाहिए, उनके हाथ को नहीं बांधना चाहिए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छा, आज वो मैप पे बता रहा है अरुणाचल प्रदेश उनका है, वो पिछले 50 साल से बता रहा है। नई चीज़ क्या है? आज क्यों उलझ रहा है? मैप पे बताने में हो गया क्या उनका? चीन एक ऐसी उलझी हुई समस्या है जिससे निकलना आसान नहीं। हर मुश्किल का हल बताने वाले मोदी के सामने भी यही चीन यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। आज तक ब्यूरो।